नमस्कार। कभी सोचा है कि एक लेखक का जहन बनता कैसे है? आज हम एक महान लेखक के बचपन की यादों में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे कुछ मुलाकातों ने उनकी कलम को, उनकी सोच को हमेशा हमेशा के लिए एक नई दिशा दे दी। तो सवाल यही है, एक लेखक का मन कैसे बनता है? क्या ये सिर्फ ऊपर से मिली कोई प्रतिभा होती है, या फिर बचपन के अनुभव इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं? इस कहानी में जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प है, और ये जवाब किसी की जड़ों से, उसके बचपन से जुड़ा हुआ है। हमारी कहानी की नींव दो चीजों पर टिकी है। एक पिता की आवाज जो घर के माहौल में साहित्य घोल रही थी, और दूसरे बालकनी पर दिखी एक रहस्यमयी परछाई जिसने एक बच्चे के मन पर एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ दी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कहानी के पहले अध्याय की ओर, पिता का साहित्यिक संसार। यहीं पर शब्दों के उस घर की नींव रखी जा रही थी जहां से लेखक की साहित्यिक यात्रा असल में शुरू होनी थी। ये सिर्फ पढ़ना नहीं था, आप समझिए ये एक कला थी। लेखक के पिता फारसी और हिंदी की शायरी को कुछ इस तरह मिलाते थे मानो दो अलग अलग नदियां एक होकर बह रही हों। सोचिए, घर का माहौल इसी खूबसूरत संगम से कितना गुलजार रहता होगा। यहाँ साहित्य बस किताबों की अलमारी में बंद नहीं था, वो तो परिवार की धड़कन का हिस्सा था। रात में जब रामचरितमानस का पाठ होता तो वो एक तरह का पारिवारिक अनुष्ठान बन जाता था, और उस बच्चे के लिए नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र में कोई फर्क ही नहीं था, दोनों एक ही लगते थे। और अब आता है कहानी का दूसरा अध्याय, एक जीती जागती किंवदंती की झलक। 8 साल की उम्र में साहित्य के लिए लेखक के मन में जो एक अमूर्त सा प्यार था, उसे अचानक एक चेहरा मिल गया, और ये वो पल था जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। जरा सोचिए, कुछ छोटे छोटे लड़के एक मिशन पर निकले हैं, एक तरह की तीर्थ यात्रा पर। उनका मकसद अपने समय के प्रसिद्ध कवि उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को बस एक बार देख लेना, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के दोस्त भी थे। ये किसी फैन के लिए अपने आदर्श को देखने जाने जैसा ही था। ये लाइनें उस इंतजार को कितनी खूबसूरती से दिखाती हैं, है ना? लताओं के घने जाल से ढका हुआ वो बरामदा, ऐसा लग रहा था मानो किसी किले के पीछे कोई साहित्यिक खजाना छिपा हो, और ये बच्चे बस उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब थे। और फिर बस एक पल के लिए वो झलक मिली, एक आकृति जो खंबे के सहारे खड़ी थी, जिसके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे, और पलक झपकते ही वो नजरों से ओझल हो गई। ये छोटी सी लगभग रहस्यमयी पहली झलक युवा लेखक के मन पर एक बहुत गहरा असर छोड़ गई। अब आते हैं तीसरे अध्याय पर, निस्संदेह लेखक मंडली। वो एक झलक जो थी वो असल में एक चिंगारी थी। अब लेखक सिर्फ एक अकेला पाठक नहीं रहा, बल्कि उसने अपनी खुद की एक साहित्यिक दुनिया बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। देखिए, ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक तरफ पिता का डर था कि पढ़ाई से ध्यान भटक जाएगा तो किताबें छिपानी पड़ी, लेकिन ज्ञान की जो प्यास थी वो उन्हें एक पुस्तकालय तक ले ही गई, और महज 16 साल की उम्र में वो हिंदी से प्यार करने वालों के एक पूरे समूह का केंद्र बन गए। और ये किस्सा तो और भी मजेदार है। इन दोस्तों का साहित्यिक जुनून इतना ज्यादा था कि उनकी बातचीत में निस्संदेह जैसे औपचारिक हिंदी शब्द भरे होते थे। ये बात स्थानीय लोगों को बड़ी अजीब लगती थी, और इसी वजह से उन लोगों ने इस मंडली का नाम ही रख दिया निस्संदेह लोग। ये नाम ही उनकी पहचान बन गया। चौथा अध्याय, प्रेमघन के करीब। अब वक्त बदल चुका है। लेखक अब वो दूर से देखने वाला बच्चा नहीं रहा। अब वो उस मिथक के पीछे के असली इंसान से मिलता है, और हकीकत कल्पना से कहीं ज्यादा दिलचस्प निकलती है। प्रेमघन सिर्फ एक लिखत नहीं थे, वो तो खुद में एक किरदार थे, जैसे इतिहास का कोई जीता जागता पन्ना। उनके लंबे बाल, उनका टहलने का अंदाज, हर एक हावभाव में एक गुजरे हुए रईसी जमाने की कहानी झलकती थी। एक अलग ही नफासत थी उनके अंदाज में। और उनकी हाजिर जवाबी का ये नमूना देखिए। नौकर से गलती से ग्लास टूट गया और उनका जवाब था, कारे बचा था नहीं। मतलब इसमें गुस्सा नहीं, बल्कि एक चुटीली सी टिप्पणी थी। ये उनके रईसी और थोड़े अलग से नजरिए को दिखाता है। और ये लैंप वाली घटना तो और भी मजेदार है। लैंप की चिमनी से धुआं निकल रहा है, वो भबक रही है, प्रेमगंजी नौकरों को आवाज पर आवाज लगा रहे हैं, लेकिन खुद अपनी जगह से हिल तक नहीं रहे, बल्कि कहते हैं, अरे जब फूट जाई तबे चलत अय्या। और आखिरकार चिमनी टूट ही गई। मतलब उनके लिए हाथ से कोई काम करना, ये तो सोच से भी परे था। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर,
विस्मय से लेखक तक। तो इन सब मुलाकातों का, इन अनुभवों का लेखक के ऊपर आखिर असर क्या हुआ? यहीं से उनके देखने के नज़रिए में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जो कि एक बहुत ज़रूरी मोड़ था। यही है वो पूरा बदलाव, एक बच्चे की नज़र और एक लेखक की नज़र का फर्क। जो शख्स पहले एक पौराणिक चरित्र जैसा लगता था, अब वो एक विलक्षण लेकिन असली इंसान नजर आने लगा था। बालकनी की वो रहस्यमयी परछाई अब टूटे हुए लैंप के पास बैठे एक सनकी लेकिन हाजिर जवाब इंसान में बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ प्रशंसा का पात्र नहीं, बल्कि विश्लेषण की सामग्री बन गए थे। तो कल मिलाकर बात यह है कि बचपन का वो जो आश्चर्य था, वो धीरे धीरे एक लेखक की गहरी समझ में बदल गया। ये मुलाकातें वो कच्चा माल थीं, जिन्होंने लेखक की अनूठी साहित्यिक आवाज को गढ़ा। उन्होंने सिर्फ प्रशंसा करने से आगे बढ़कर चीजों का विश्लेषण करना सीखा, और यही तो एक सच्चे लेखक की पहचान होती है। तो ये कहानी हमें इसे एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, हमारे बचपन की वो कौन सी मुलाकातें हैं, वो कौन से अनुभव हैं जिन्होंने हमें वो इंसान बनाया है जो हम आज हैं। कभी-कभी सबसे साधारण से दिखने वाले पल ही हमारी कहानी के सबसे अहम अध्याय लिख जाते हैं।